Hello guys, welcome to our channel UPSC Next. This side Vinita Raikpar. So here I am continuing with the Indian Polity lecture series. इसके पहले हमने एक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया है. वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. अभी जो हम आगे पढ़ेंगे दैट वुड बी द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट वुड बी द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या यूनिक बनाता है वो देखेंगे. नेक्स्ट वुड बी दी सोर्सेस बोला जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है. बोरोड बोला जाए तो कहाँ अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं. तो नेक्स्ट में हम सोर्सेस देखेंगे कि कौन से कंट्री से क्या सोर्सेस लिए गए हैं, कौन से एक्ट से क्या सोर्सेस लिए गए हैं. उसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी दी आर्टिकल्स. आर्टिकल्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी करंट 448 आर्टिकल्स हैं, पहले इतने नहीं थे. तो हमारे आर्टिकल्स कैसे बने, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए उसके अंदर, वो हम देखेंगे. फिर नेक्स्ट होगा दैट वुड बी दी स्केड्यूल्स. स्केड्यूल्स जो है वो 12 है, तो आर्टिकल और स्केड्यूल्स जो हैं हम साथ में पढ़ेंगे. बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी दी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हुए हैं. तो ये जो सारे फीचर्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है. ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे दिया है लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है. सेकेंड, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. अभी मैंने आपको बताया, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या चीज़ ली गई है. नेक्स्ट इज ए ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है. तो क्यों है, कैसे हैं, वो देखेंगे. फिर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस. ये दो सिस्टम होते हैं, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों एक ही में है, तो ये चीज़ बहुत यूनिक है, तो वो हम देखेंगे. नेक्स्ट वुड बी दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि आपको पता होगा कि दो टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं. फर्स्ट इज पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड इज प्रेसिडेंट. तो यूएसए में जैसे प्रेसिडेंट होता है, तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री होते हैं, पीएम होता है हेड. नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे किसी का रोल नहीं चलता है. सुप्रीम कोर्ट इज़ दी हेड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ दी हेड, वहाँ पे किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता है. जबकि कुछ कुछ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, हम वो देखेंगे. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, तो इसको हम देखेंगे. नेक्स्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. फंडामेंटल ड्यूटीज, अब हमारे पास राइट है तो ड्यूटीज़ भी ज़रूरी है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट. हमारी कंट्री जो है सेक्युलर है. सेक्युलरिज्म मतलब कि यहाँ पे कोई भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं दी है, सेक्युलर है हमारा स्टेट कंट्री, ये चीज़ है. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि जो 18 के ऊपर है वो वोट देगा, तो एक एडल्ट फ्रेंचाइजी सिस्टम है. हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ही है, हम यहाँ डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करते हैं. फिर हमारे यहाँ पे जो बॉडीज़ होती हैं वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होती है. फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दी इमरजेंसी प्रोविज़न. हमारे यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविज़न दिए गए हैं. एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज़ द 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम. तो हम ये सबको एक एक करके देखेंगे. सबसे पहला जो हमारा है दैट इज़ द लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही लेंदी है. आपने जैसे देखा होगा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ पे 448 आर्टिकल्स है अभी करंट में, लेकिन पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब 300 प्लस थे. तो आप समझ सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बढ़ता जा रहा है, अभी भी उसके अंदर अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं. जैसे जैसे नई इम्प्रूवमेंट आती है, जैसे जैसे कल्चर चेंज होता है, जैसे नए अपडेट्स आते हैं, वैसे यहाँ पे भी चेंजेस होते रहते हैं. और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास 8 स्केड्यूल्स थे, बट अभी 12 स्केड्यूल्स हो गया है. तो आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है. जैसे कि यूके में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनका जो भी है वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन है. वो जो भी केसेस होते हैं उसको एक नोट बना देते हैं और फिर उसी बेसिस पे जजमेंट देते हैं. बट हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं. जैसे कि यूएसए जो है, ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे पहला जो था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन फिर भी इनके जो आर्टिकल है वो 7 ही है.
आप डिफरेंस देखिए कि हमारा 448 है और इनका 7 आर्टिकल्स ही, कोई भी चेंजेस नहीं है उनके। इसलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा है। सिंस 1950, मतलब 1950 से अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो ही जा रहे हैं। ये अमेंडमेंट जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है हमारे लिए। अगर ये नहीं दिया होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम चेंजेस के हिसाब से, जो भी अभी नए ट्रेंड चल रहे हैं उस हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अपडेट नहीं कर पाते। फिर बहुत रिजिड हो जाता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट हो जाता तो हमारे यहाँ पे बहुत अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट को गिफ्ट बोला जाता है कि हम हमारे हिसाब से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे अभी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल में, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट क्यों है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, एलिफेंट जैसा बड़ा। नेक्स्ट है कि ड्रॉन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। ये जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये आपको समझना ज़रूरी है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ये हेड थे। तो इनने बहुत ही सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इनने कम से कम, इनने नहीं, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी की टीम थी, ये कम से कम 60 कंट्रीज विजिट कर रही हैं, और 60 कंट्रीज से अलग अलग चीज़ें लाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है कि बोरो किया गया है। तो कोई कोई उसको क्रिटिसाइज़ भी करता है, बट हमारे लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाना, विज़िट करना, उससे हमारा एक अप्रोच बढ़ता है कि हम क्या क्या चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इसको बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, या फिर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बोला जाता है। जैसे कि हमने कुछ चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही है। हम आगे देखेंगे लिस्ट की क्या क्या लिया है हमने, कौन सी जगह से। फिर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, हमने यूएसएसआर से लिया है, हमने फ्रांस एंड जर्मनी से लिया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत सारी कंट्रीज से हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो इंक्लूड की है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बोला जाता है। तो ये दो यहाँ पे जो है, पहला है लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है ना। और ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या क्या चीज़ ली गई है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट लिया है, यूके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, फ्रांस से हमने आइडिया लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे ये आइडिया आया था। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम लिया हुआ है, आयरलैंड से डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि हम कैसे डायरेक्ट करें वेलफेयर एक्टिविटीज़ को, और जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे हमारे कुछ कुछ राइट्स जो है उसको सस्पेंड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ जो है हमने जर्मनी से ली हुई है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ द ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि जो अमेंडमेंट वाला जो फैक्टर है वो हमारे लिए गिफ्ट है, कि हम कोई भी चीज़ जो है हमारे हिसाब से अमेंड कर सकते हैं। तो इससे बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर उसके ऊपर रिजिडिटी नहीं होगी तो कोई कुछ भी अमेंड करके जाएगा, राइट। इसलिए हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट होने के लिए कुछ कुछ मेजॉरिटीज़, स्पेशल मेजॉरिटीज़ पार्लियामेंट में चाहिए रहती है कि वो पास हो सके। जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी होती है कि हमारे पार्लियामेंट में 2/3 जो लोग प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी से वो बिल अगर पास होता है तो ही उसको लागू किया जाता है। कुछ बिल्स जो होते हैं उनको 50% अप्रूवल चाहिए रहता है। तो ऐसे कुछ कुछ जो है मेजॉरिटीज़ दी गई है पार्लियामेंट में, उसके बेसिस पे ही आप पास कर सकते हो या फिर अमेंडमेंट कर सकते हो। इसलिए इसको मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी बोला जाता है। फ्लेक्सिबल इसलिए कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, और रिजिड इसलिए कि हम इजीली उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसके बाद ही हम उसको अमेंड कर सकते हैं। इसके लिए इसको मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी बोला जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये जैसे कि आप देखते हो कि पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम नहीं होता, हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होते हैं। लेकिन जैसे कि आप यूएसए में देखोगे वहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेंटर में हेड होता है,
और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट में हेड होता है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो लेजिस्लेटिव ब्रांच को अपॉइंट करते हैं, फिर यही वोटर्स जो है चीफ एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे वोटर्स जो है वो लेजिस्लेटिव्स को अपॉइंट करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव है वो एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आप समझो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड होता है, और यहाँ पे पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर हेड होता है। पार्लियामेंट के अंदर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको ओपिनियन और एडवाइस देने के लिए उनकी काउंसिल ऑफ कमेटी होती है, इसलिए उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, क्योंकि पूरा एक सिस्टम होता है, तो उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर हाउस। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम, ये पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी चीज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी लोअर हाउस होता है वो डिसॉल्व हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकती, लेकिन लोअर हाउस होता है वो डिसॉल्व हो सकता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये है, लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वही चीज़ बोला जाता है कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी के बेसिस पे सब चीज़ होगी, हम जिन जिन को चुन के ला रहे हैं वो ही पार्लियामेंट में जाएगा, तो उसको बोला जाता है। लेकिन आप प्रेसिडेंट में देखोगे तो वहाँ पे फेस से इलेक्शन होते हैं, जैसे कि अभी जो बिडेन था तो उनका फेस देख के इलेक्शन हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, राइट। तो ये डिफरेंस आपको समझा होगा। नेक्स्ट वुड बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने आयरलैंड से लिया है। इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नाम से ही समझ आ रहा है कि डायरेक्ट करना। तो ये हमारे स्टेट्स को और सेंटर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको इस बेसिस में आपकी वेलफेयर एक्टिविटीज़ बनानी है, तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। नाम से ही समझ आता है हमें कि डायरेक्ट करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट की जो भी पॉलिसीज है, कंट्रीज़ की जो भी पॉलिसीज है, उसको डायरेक्ट करने के लिए बनाया गया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो हम अभी देखते हैं। जैसे पंचायती राज जो सिस्टम हमारे यहाँ पे है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर मेंशन किया हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन की गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नोवेल फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बी आर अम्बेडकर जी इसको बोलते थे, बट ये जस्टिसेबल नहीं है। मतलब आप ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है और आपने तो ये किया ही नहीं है, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन, एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, इसलिए नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ हो गई, एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब थर्ड है, सिक्स्थ है, दैट इज द फेडरल एज वेल एज यूनिटरी बेसिस, यूनिटरी सिस्टम। अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जो है स्टेट अलग होता है और सेंटर अलग होते हैं, इन दोनों में पार्टनरशिप होती है, लेकिन स्टेट का अपना खुद का लॉ होता है और सेंटर का अपना खुद का लॉ होता है। जैसे कि यूएसए में स्टेट जो है वहाँ पे उनके अपने लॉस हैं, और जो सेंटर है उसके अपने लॉस हैं, लेकिन उन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, उस बेसिस पे उनने जो है कंट्री फॉर्म की है। लेकिन यूनिटरी में ऐसा नहीं होता। यूनिटरी में ये होता है कि जो सेंटर होता है वो ही हेड होता है, वो ही सब चीज़ें संभालता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि सेंटर की भी अपनी पॉलिसीज़ होती है और स्टेट की भी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ब्लेंड है दोनों का। स्टेट्स जो है हमारे यहाँ से छोड़ के कोई एक अपनी खुद की कंट्री नहीं बना सकते, बट यूएसए में ऐसा हो सकता है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे जो भी है फेडरल एंड यूनिटरी का मिक्सचर है, कि सेंटर तो है, फेडरलिज्म भी है, स्टेट का अपना लॉ है, सेंटर का अपना लॉ है, लेकिन जो सुप्रीम हेड होगा दैट वुड बी दी सेंटर गवर्नमेंट, यूनिटरी बेसिस। इसलिए हमारे यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ फेडरल एज वेल एज यूनिटरी गवर्नमेंट। ये चीज़ हमारे आर्टिकल 3 में दी गई है, और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन में, इसके लिए क्वेश्चंस आते ही आता है। तो इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, बट अब ये समझिए कि हमारा फीचर्स में ये है कि फेडरल सिस्टम जो है वहाँ पे ये होता है कि स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट का अपना लॉस है,
लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो ही फॉलो करेंगे, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि स्टेट का अलग है सेंटर का अलग। इसके लिए हमारे यहाँ पे फेडरल एज वेल एज यूनिटरी सिस्टम बोला गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि स्टेट है अपना है उनका लॉ, सेंट्रल का अपना लॉ है, इन दोनों ने पार्टनरशिप की हुई है, एक एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। बट हमारे यहाँ पे दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी रहती है, और उनके अंडर जो भी होती है रीजनल गवर्नमेंट होती है, तो उनको बोला जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा, दैट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप यूएसए में देखोगे तो वहाँ पे 2 टायर जुडिशल सिस्टम है, मतलब कि स्टेट की अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, और उनका जो खुद का एक सुप्रीम कोर्ट है वो अलग है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे इंडिया के लिए जजमेंट सुनाता है। तो हमारे यहाँ पे 2 टायर सिस्टम नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसका कोई ये नहीं। स्टेट में सिर्फ हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट है, ऐसा नहीं कि स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है। इनके यहाँ पे अलग सुप्रीम कोर्ट स्टेट का इसलिए क्योंकि इनका फेडरल सिस्टम है, स्टेट के अपने खुद के लॉज भी है, इसलिए इनका खुद का एक कोर्ट भी है। बट हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड भी है। जैसे कि सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये इंटीग्रेटेड हो गया। और इंडिपेंडेंट मतलब कि हर एक कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है जो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई भी हमारे पार्लियामेंट या फिर पॉलिटिशियन या फिर कोई भी चीज़ का इस पे प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। इनका अपना खुद का है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे सब चीज़ करते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट जुडिशली बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, द कंसेप्ट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी अलाउ एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हु इज अबाउट 18 ईयर्स। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब हमारे यहाँ पे एक एज डिसाइड की गई है कि 18 ईयर्स के ऊपर जो भी है हैज़ द राइट टू वोट इन इलेक्शन, तो उनको एडल्ट फ्रेंचाइजी बोला जाता है। और जो उसके नीचे हैं, जो एडल्ट नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, जो ये बोला गया। तो ये प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 61st अमेंडमेंट में ऐड किया गया था कि 18 इयर्स के बेसिस पे ही हम एडल्ट फ्रेंचाइजी डिसाइड करेंगे। इसके पहले एज जो थी वो कुछ अलग थी। फिर एक्सेप्टेड द एज ऑफ वोटिंग वॉज 21 बिफोर दिस अमेंडमेंट, आफ्टरवर्ड्स इट वॉज चेंज टू 18। तो इसके पहले जो है 21 ईयर्स का एज था कि 21 ईयर्स से जो ऊपर होगा दैट वुड बी द पर्सन हु वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग। But after 61st amendment this was changed to 18। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स को एडल्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू अभी बहुत चल रहा था। सिटीजनशिप एक्ट वही है। तो ये बस ये है कि हमारे यहाँ पे कौन जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ इंडिया की है तो इंडिया की ही होगी। जैसे कुछ कंट्रीज है, यूके है, जैसे वहाँ पे आप 2 सिटीजनशिप ले सकते हो, और भी दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे आप वहाँ का भी सिटीजनशिप ले सकते हो, कहीं और का भी ले सकते हो। बट हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे आप सिर्फ इंडिया के सिटीज़न हो तो आप सिर्फ इंडिया के ही रहोगे। अगर आप कोई दूसरी कंट्री में जाते हो और वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई करते हो या फिर एक्सेप्ट करते हो, तो आपकी यहाँ की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी, यहाँ के आपके सारे राइट्स जो भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का जो भी कंसेप्ट है हमारे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है, जिसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी जो मैंने आपको बताया था कि वोट देने का अधिकार जो 18 ईयर्स वालों को दिया गया, और सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि आप अगर इंडिया के हो तो आप इंडिया के ही रहोगे। अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो और बाहर की सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ की ऑटोमेटिकली आपकी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो, जैसे अगर हमारे पास राइट है तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होगी, तो हमें ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए गए हैं जो हमने यूएसएसआर से लिए थे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जैसे आपने को हेरिटेज जो है उनको रिस्पेक्ट करना है, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारी ड्यूटीज़ है,
ये जस्टिसेबल नहीं है कि आपको कोई आके बोल नहीं सकता अरे आपने ये किया नहीं है तो आप पे जेल हो जाएगी, नहीं। लेकिन ये कॉमन सेंस है कि अगर हमारे पास राइट है तो ड्यूटीज़ भी होगी, हमें ये फॉलो करना चाहिए एज अ सिटीज़न। एज अ गुड सिटीज़न हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते, बहुत से लोग नहीं करते। जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी कुछ भी होता है, स्ट्राइक होती है, कुछ होती है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन सब को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हारमोनी बना के नहीं रखते हैं, लड़ाई झगड़े दंगा, ये चीज़ होती है। लेकिन हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम ये सब चीज़ ना करें। जो आज अभी के यूथ है वो ये चीज़ समझते हैं और ये चीज़ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे आर्टिकल 51A में दिया गया है, जो कि यूएसएसआर से लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेक्युलर स्टेट, सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी एक सेपरेट रिलीजन को कोई स्टेटस नहीं दिया गया है। जैसे कि कोई कंट्रीज़ है वहाँ पे इस्लाम जो है वही उनका स्टेट का या फिर कंट्री का उनका मेन कल्चर होगा या फिर रिलीजन होगा, कहीं क्रिस्टियनिटी होती है, कहीं बुद्धिज़्म होता है, ऐसा डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी रिलीजन डिफ़ाइन नहीं किया है। हमारी कंट्री जो है वो सेक्युलर है, मतलब कि आप फ्री हो कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है। आप पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट का बर्डन नहीं होगा कि आपको यही कॉन्स्टिट्यूशन यही रिलीजन फॉलो करना है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आर दिस इज़ ब्यूटीफुल फीचर ऑफ आर कंट्री, वी कैन से, कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जाती है कि आप ये भी करो वो भी करो, नहीं आपको तो यही रिलीजन फॉलो करना है, नहीं ऐसा नहीं है। आप सेक्युलर हो, आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप कर सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उल्टा आपको राइट्स दी गई है रिलीजन के लिए, हम आगे देखेंगे कि यू आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सेक्युलरिज्म जो है हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है हमारे इंडिया का, हमारा प्यारा भारत, राइट। जैसे कि ये देखो हमारे सेकुलरिज्म में हमारे यहाँ पे पूरे देश में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के कास्टिज़्म है, अलग लोग रहते हैं, पंजाबी रहते हैं या गुजराती रहते हैं या महाराष्ट्रन रहते हैं, सेकुलर है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको एक ही रिलीजन फॉलो करना है, राइट। और जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की मैंने आपको बात की थी कि हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें हमें हार्मनी बना के रखना चाहिए, रिलीजन या फिर दूसरे चीज़ को लेके नहीं लड़ना चाहिए। फिर जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उस पर कलाकारी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना दीवारों पे कलाकारी करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, वहाँ मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं, लेकिन वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके बारे में। तो ये चीज़ है। फिर प्रोटेक्ट आर नेशनल इन्वायरमेंट, एनिमल्स को हर्ट नहीं करना, पेड़ पौधे जो हैं इन सब को नहीं करना। फिर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। जैसे नेशनल एंथम कहीं बज रहा हो तो खड़े हो जाओ। ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ है जो हमारी ड्यूटीज़ है, जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट। ये मैंने बोला था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और मेंस और प्री के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। ये यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 में आता है, जो कि 12 से 35 के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो पार्ट 3 को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा बोलेंगे तो एक राइट दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल सकते हो आप, तो वो उसको जो है मैग्ना कार्टा बोला जाता है। देखो फंडामेंटल राइट में क्या है हमारे यहाँ पे, पहले राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जैसे कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लॉ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये राइट टू इक्वालिटी है कि हर चीज़ में आपको इक्वालिटी मिलना चाहिए। फिर राइट टू फ्रीडम, जिससे राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीक, जो हम बोल रहे हैं, जो मीडिया वाले कर रहे हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, ऐसी सब चीज़ें जो है वो राइट टू फ्रीडम में दी गई हैं। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपके अगेंस्ट अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको इसमें मेंशन किया गया है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि ये चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हुई है।
फिर राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट रिलीजन, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हो, उसके लिए आपको पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है, 3 आर्टिकल है इसके कि क्या रिलीजन फॉलो, मतलब कैसे, क्या आपको कोई टैम्पर कर रहा है कि क्या, उसके बेसिस पे। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल का जो है, एजुकेशन जो है राइट दे दिया है हमारे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, तो वो फंडामेंटल राइट में आ गया हमारे कि हमारा राइट है कि एजुकेशन लेना कंपलसरी है बच्चों को। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो है ना हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसके बेसिस पे ही सारे जो भी हमारे, हम कोर्ट में जो भी अप्लाई फाइल करते हैं ना, वो इसी बेसिस पे होता है कि फंडामेंटल राइट को हम चैलेंज कर सकते हैं ये रेमेडीज़ की वजह से। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेमेडीज़, ठीक है। ये अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन पहले जो है ये था 7, राइट टू प्रॉपर्टी भी दी गई थी इसके अंदर, लेकिन फिर बाद में 44 अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दी गई थी। नहीं तो ये होता कि सबको जो है घर प्रोवाइड करना पड़ता, नहीं तो कोई भी चैलेंज कर सकता था। तो ये चीज़ जो थी, जब हम आगे डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट में तो आपको बताऊंगी मैं। तो इसके बेसिस पे राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दी गई थी 44 अमेंडमेंट में, ठीक है। लेकिन अभी भी है वो, फंडामेंटल राइट में नहीं है, लेकिन उसको एज अ लीगल राइट रखा हुआ है आर्टिकल 300A में, पार्ट में, ठीक है, पार्ट 12 में। उसको हटाया, फंडामेंटल राइट से हटाया है, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं हटाया, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अभी भी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, राइट। तो इमरजेंसी में क्या होता है कि जैसे 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, ये आर्टिकल 352 से 360 में दी गई है, राइट। तो इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, इमरजेंसी प्रोविजन ये होता है जैसे नेशनल इमरजेंसी की कुछ इमरजेंसी हो गई, वॉर हो गया है, कुछ रिबेल हो गया है या कुछ, तो उस पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जैसे कि कहीं पे सरकार नहीं बन रही है, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाती है वहाँ पे, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है, प्रेसिडेंट वहाँ पे इमरजेंसी लगा देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब कि पैसे का शॉर्टेज हो रहा है या पैसे का मैनेज नहीं हो पा रहा है या कुछ भी, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी जो है लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट ही लगा सकता है, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी आपको मैंने बताया, राइट टू फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट जैसे कि एजुकेशन का राइट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके लिए भी आप चैलेंज कर सकते हो। और इन सब के हेल्प के लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 में दिया है, ये जो है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको, इसी के बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड है मेनली। और इमरजेंसी 3 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको फीचर्स समझाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे कि एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, जैसे कि लेंडियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन देखा था अपन ने कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंडियस्ट है, 448 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स अराउंड है, तो बहुत ही लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। फिर ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे यहाँ पे फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, अमेंडमेंट भी कर पाते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस है, वो चीज़ है। फिर फेडरल सिस्टम में यूनिटरी सिस्टम, मतलब स्टेट्स के अपने पावर है, सेंटर के अपने पावर से, लेकिन दोनों मिक्स होके काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट का अपना चलेगा और सेंट्रल का अपना, नहीं ऐसा नहीं। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पीएम हेड होता है, वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ,
फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देखा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखी हमने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कैसे डायरेक्ट करते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए, सेक्युलर स्टेट, एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 ईयर्स के ऊपर जो हो गए, सिंगल सिटीजनशिप हो गई हमारी, फिर इमरजेंसी प्रोविज़न हो गए। ये जो भी है कुछ बेसिक हमने फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखे। ये हमारे प्री के लिए भी कहीं कहीं इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार पूछा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, क्या यूनिक बनाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, राइट। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और प्लीज़ जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको आप ये लेक्चर शेयर करिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू।